हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी का संग्रहालय। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट और एसटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ण विचार चैप्टर का हमने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हमने इसकी सारी बेसिक्स कंप्लीट कर ली थी। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, कि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। उसके अंदर आपको इन डिटेल सारा बताया हुआ है। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ कि पार्ट 1 में आपको क्या क्या बताया जा चुका है। वर्ण विचार में मैंने स्टार्टिंग की थी कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित समूह में लगाए गए वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और आपके व्यंजन आगे 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25, 4 आपके अंतस्थ होते हैं, 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और आपके 2 अयोगवाह होते हैं। ये सारा मैंने आपको उसमें इन डिटेल बताया हुआ है। इनके उच्चारण स्थान वर्णों के मैंने आपको बता दिए हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोषवर्ण और अघोषवर्ण। आज हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है जी, चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। स्वर, रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से स्वर होते हैं? जो मूल स्वर होते हैं, जिनकी उत्पत्ति या रचना किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, अर्थात कि इसमें केवल एक ही मात्रा है, दूसरी कोई और मात्रा तो है ही नहीं। जब इनकी रचना हुई, इनकी उत्पत्ति हुई, केवल इन्हीं की सहायता से हो गई, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ी। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वर और ह्रस्व स्वर को मिलाने से, समान ह्रस्व स्वरों को मिलाने से होता है, इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं। अर्थात जिसमें 2 ह्रस्व स्वर, ऐसे देखो, ये है छोटा अ प्लस छोटा आ, तब जाके क्या बना आपका बड़ा। ठीक है जी। ये बड़ा कैसे बनेगा? जब 2 समान हर्ष स्वर, एक जैसे हर्ष स्वर मिलेंगे तो आपके एक दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। बड़ी ई कैसे बनेगी? एक ही हर्ष स्वर, मूल स्वर भी इसे कहते हैं, और एक ये दोनों मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना। अर्थात जब 2 मूल स्वर जो कि बिल्कुल समान है, 2 समान मूल स्वरों को मिलाकर जब एक नए स्वर का निर्माण किया जाता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब आप क्लियर हो चुका होगा आपको दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। 2 समान मूल स्वरों के निर्माण से जिस स्वर का निर्माण होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कैसे बनेगा? अ प्लस ई से बनेगा आपका ए। अब ये कैसे समझेंगे? जिस स्वर का निर्माण 2 भिन्न मूल स्वरों के निर्माण से होता है। अब देखो, ये अ है और ये ई है, मतलब ये दोनों भिन्न भिन्न है, एक समान तो नहीं है, एक जैसे स्वर तो नहीं है, ये अलग अलग स्वर है ना। जब 2 भिन्न स्वरों का निर्माण, जब 2 भिन्न स्वरों के जोड़ से एक नए स्वर का निर्माण होता है तो हम उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। छोटी ए का कैसे होगा? छोटा अ प्लस छोटी ई और ए। आप इन्हें क्लियरली पूरा डीपली ध्यान से समझ लेंगे तो आप संधि समझ लेंगे। संधि समझ ना आने की वजह यही है कि बच्चों को स्वरों का वर्गीकरण समझ में नहीं आया होता है। ये बिल्कुल बेस है पूरी हिंदी ग्रामर का। आप ये समझ लेंगे, आपको संधि समझ में आ जाएगी। तो छोटी ए कैसे बनेगा? अ के अंदर ई जोड़ेंगे तो आपका छोटी ए का निर्माण होगा। यानी कि 2 भिन्न स्वरों को जोड़ने से जब किसी नए स्वर का निर्माण होता है तो हम उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बड़ी ए बनाना है तो छोटा अ प्लस छोटी ए
बन गया आपका बड़ी ए। ठीक है जी, ये हो गया आपका बड़ी ए। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ओ बना रहा है, कैसे बनाएंगे, अ प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका छोटा ओ। और जब हमने बड़ा ओ बनाना है तो हम क्या करेंगे, अ प्लस छोटा ओ इज इक्वल टू बड़ा ओ। तो दो भिन्न स्वरों के योग से जब किसी नए स्वर का निर्माण होता है तो हम उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। हो गया, आप क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए जी, ये हो गया आपका, इन्हें भी द्विमात्रिक स्वर ही कहते हैं। नेक्स्ट एक है प्लुत स्वर। ये हिंदी में फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता है, वैदिक काल के समय संस्कृत में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था और इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए ये देवनागरी लिपि का 3 का जो चिन्ह होता है ना, ये देखो ये देवनागरी लिपि का 3 है, रोमन अंक का 3 नहीं, देवनागरी लिपि का जो 3 अंक होता है उसका वो चिन्ह है। और ऐसे ओम जो आपने काफी जगह देखा भी होगा, ओम जो ऐसे लिखा होता है ना, उसके अंदर प्लुत स्वर का जो चिन्ह है ये उसका इस्तेमाल किया जाता है बस। और इसको बोलने में तिगुना समय लगता है। अब बोलकर देखिए, ओम, है ना, टाइम लगा हमें। तो ये त्रिमात्रिक स्वर है और इसको बोलने में भी सबसे ज्यादा समय लगता है। चलिए जी, अब जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात कि हमारी जो जीभ होती है उसकी पोजीशंस के हिसाब से हमारे जो स्वर हैं अब उनका वर्गीकरण करेंगे हम। जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, अर्थात जब जीभ का हमारा अगला हिस्सा, अगला भाग सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, और जब जीभ का मध्य भाग, सेंटर पार्ट एक्टिव होगा, और जब जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग बोलते हुए एक्टिव होगा, उन स्वरों का ये वर्गीकरण है। जैसे अग्र स्वर कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। आप बोलकर देखिए, जीभ का अगला हिस्सा ही एक्टिव हो रहा है, ई ई, ए, हमारी जो जीभ का अगला हिस्सा है वो हमारे दांतों को टच होकर के इन स्वरों के उच्चारण में सहायता कर रहा है। मध्य स्वर, छोटा अ, है ना, अ, ये जो साउंड आई है, ये जो ध्वनि निकली है, इसमें हमारी जीभ के मध्य भाग ने अपनी सहायता हमें दी है। पश्च स्वर, बड़ा आ, उ, ऊ, ओ, ओ। तो जीभ का पश्च भाग अर्थात जीभ का पिछला भाग इसके अंदर सक्रिय है, अपनी सहायता दे रहा है। ठीक है जी, तो ये पता आप ध्यान रखेंगे। इनको आप बोलकर देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था बजाय रट्टा मारने के आप इनको बोलकर देखिए, आपको खुद को महसूस होगा कि क्या है। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अग्र स्वर अर्थात जीभ का अगला हिस्सा जिसके स्वरों के उच्चारण में सक्रिय होगा वो अग्र स्वर, मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग हमारा सक्रिय होगा, और पश्च स्वर जिसमें जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होगा उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, किसमें, जीवा की ऊंचाई के आधार। ठीक है जी, कितने हैं, 4 हैं, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। पहले तो इनके नाम से नहीं घबराना, तो जैसे नाम होते हैं ना, सबके अलग अलग नाम होते हैं, किसी का विशाल होता है, किसी का राहुल होता है ना, तो वैसे ही आप समझो ये इनके नाम है कैटेगरी, बस डरना नहीं होता इनसे। संवृत स्वर, ठीक है जी, जिसके अंदर जिन स्वरों को बोलते हुए आपका मुंह कम खुले, ऐसे याद करो इसको, कि जिन स्वरों को बोलते हुए आपका मुंह सबसे कम खुले, ठीक है, ई उ सबसे कम, इसके अंदर ही आपका इन स्वरों को उच्चारण करते हुए आपका मुंह बहुत कम खुलेगा, जीभ की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, तो संवृत स्वर होते हैं ये, ई उ। अब अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं, जिसमें संवृत स्वर से ज्यादा थोड़ा सा अधिक मुंह खुलेगा। ठीक है जी, जैसे ए, ओ। अब बोलकर देखो, आपका मुंह थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा संवृत स्वर से। ठीक है, अब विवृत स्वर, विवृत, विशाल, ऐसे याद करो कि विवृत है वो, विशाल है वो, है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा।
विवृत स्वर वाला जो वर्ण होगा, जो आपका स्वर होगा, उसमें आपका मुंह सबसे अधिक खुलेगा। कौन सा होता है वो स्वर? आ। अब आप उसको बोलकर देखो, आ, है ना। तो विवृत स्वर में विशाल है वो, उसको ऐसे रिलेट करा करो चीजों को, ताकि आप भूलो नहीं कभी भी। और ये क्वेश्चन अभी एस्टेट में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है और अर्धसंवृत कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पीजीटी लेवल पे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। विवृत स्वर कौन सा होता है? केवल एक ही होता है, आ होता है। इसमें सबसे अधिक मुंह खुलता है, यह याद रखेंगे। अर्धविवृत, छोटा अ, ए, ओ, ओ। इसमें क्या होगा कि मुख विवृत से कम और अर्धसंवृत से अधिक खुलेगा। इस वाले स्वर का उच्चारण करते समय आपका जो मुख है वो विवृत स्वर से तो कम खुलेगा, लेकिन अर्धसंवृत स्वर से अधिक खुलेगा, क्योंकि है तो विशाल है ना, विवृत ही है वो चीज। तो हम ऐसे याद करेंगे, अर्धविवृत थोड़ा सा कम विशाल है, इससे कम खुलेगा। अ, ए, ओ, है ना, ऐसे। तो ध्यान रखेंगे, जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। संवृत स्वर में मुंह सबसे कम खुलता है, ई उ। अर्धसंवृत में थोड़ा सा अधिक खुलेगा संवृत से, छोटी ए, छोटा ओ। और विवृत में सबसे अधिक खुलेगा, जिसे विशाल से हम याद करेंगे, और एक ही स्वर है ऐसा, आ। और अर्धविवृत स्वर अ, ए, ओ, जिसमें मुख विवृत से कम और अर्धसंवृत से अधिक खुलेगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब व्यंजन हम सारे कर चुके थे, केवल आपके 2 व्यंजन ऐसे हैं जो जीवा की स्थिति के आधार पर एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो आपसे बार बार रिपीटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ण है आपका ल और एक है आपका र। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो ल को पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। ल बोलते हुए जब जीभ का अगला भाग मुंह के ऊपरी हिस्से को छूता है, आप बोलकर देखिए, ल। आपकी जो जीभ है, आपकी जो टंग है, वो आपके मुंह के ऊपरी हिस्से को छू रही है। उस ध्वनि को हम जो उत्पन्न हो रही है कह रहे हैं यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि। सिंपल, पार्श्विक ध्वनि कौन सा वर्ण उत्पन्न कर रहा है? ल। ल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि। और र, र एक वाइब्रेशन से हो रही है, र, प्रकंपित ध्वनि। प्रकंपित, कंपन से याद कर लो। और एक इसको बोलते हैं लुंठित ध्वनि। एक इसका नाम और भी है, उसे बोलते हैं लुंठित ध्वनि। तो र को हम क्या बोलते हैं? प्रकंपित या फिर लुंठित ध्वनि। ल के लिए बोला जाता है पार्श्विक ध्वनि, जब जीभ का अगला भाग मुंह के ऊपरी हिस्से को छूता है। ठीक है जी, तो ये सारा वर्ण विचार का चैप्टर आज आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है, मैं कुछ भूल गई हूँ बाई चांस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक शुरू कर देंगे। ये सारा कंप्लीट है बिल्कुल। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, और जीवा की ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। और आपके व्यंजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ल और र, जिसे पार्श्विक ध्वनि और प्रकंपित और लुंठित ध्वनि कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।